Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So today we will be continuing our 20th lecture of FASAI. In this lecture we will be discussing about the general principles of food microbiology. In this lecture we will be continuing about the foodborne pathogens. उसके बारे में हम एक ओवरव्यू लेंगे. तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज EduMusk 1008. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आवर कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल आईडी दैट इज EduMusk1008. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. तो फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे. फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है हमारी, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और भी कई सारे जितने भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कैसे हमारा फूड का जो क्रिएशन होता है या प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, या हमारे फूड को कंटेमिनेट या स्पॉइल करने में कैसे हेल्प करते हैं. ठीक है, मतलब हमारे फूड को कैसे स्पॉइल करते हैं. तो इस सब चीज़ को हम अगर इन टोटल बोलें तो ये हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है. ये पूरी डेफिनेशन इसकी, जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ की वो ये बताता है कि कैसे हमारा जो फूड है वो उसके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से हमारा फूड प्रोसेस्ड होता है, फर्मेंटेड होता है कई बार, जो हमारे लिए मतलब ईटेबल होता है, हम उसको खा सकते हैं. ठीक है, कई बार हमारे फूड को ख़राब करने में भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल होता है उस सबको हम क्या कहते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. फूड माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर खुद ही एक इतना बड़ा इतना डाइवर्स टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर कि भाई किस तरीके से हमारा जो फूड है वो अफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. तो इसी चीज़ को हम आगे जितने भी हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो बायो प्रोसेसिंग होती है, फूड एडिटिव्स में किस तरह से यूज़ होता है. फिर हम ये देखेंगे कि भाई हमारा जैसे फूड कंटेमिनेट जो हो रहा है, स्पॉइल जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, किस वजह से, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या एक्टिविटीज़ करते हैं. तो इस सब चीज़ के बारे में हम आगे जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं उन सब के इस सब के बारे में हम उनमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो फूड माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो एनकम्पासेस फूड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, फूड क्वालिटी. मतलब फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमारा फूड सेफ्टी को भी इंक्लूड किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, फूड की क्वालिटी, सब चीज़ हमारी क्या है फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं. जितना भी हमारा इफेक्ट पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी के, हमारे जो फूड है उसके ऊपर, मतलब जो फूड हम एक तरह से कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमें किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, फूड बॉर्न जो इलनेस हो रही है, वो सारी चीज़ें हम फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. नेक्स्ट अब हमारे आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी. तो फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारा एक तरह से, जैसे भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ है कि हम फूड को जिस तरह से बनाते हैं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब में जो मेजर रोल है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको हम देखते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ग्रेट सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारे फूड के लिए, हमारे फूड को प्रिपेयर कराने के लिए भी और उसको कंटेमिनेट करने के लिए भी वो इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पॉइलेज ऑफ फूड भी कर सकता है, वो हमें वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करके देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं जो कि फूड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होती हैं, एक तरह से कि फूड बॉर्न इलनेस जो होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है. ठीक है, उसके बाद हमारा जो फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट के साथ जितना भी इंटरेक्शन होता है उसके बारे में जो हमें पढ़ना है, ये हमारे प्रिंसिपल्स के अंदर आता है कि हम किस तरीके से फूड की क्वालिटी, उसकी वैल्यू, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं. ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग न्यू एंड रैपिड मेथड्स टू डिटेक्ट पैथोजेनिक एंड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, कि हम किस तरीके से कैसे मेथड्स को फॉलो अप करते हैं जिससे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे फूड को जो अफेक्ट हो रहा है, कि वो चाहे पैथोजेनिक वे में हो या स्पॉइलिंग या कंटेमिनेशन के वे में हो, तो उस सब चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो हम नए नए मेथड्स डेवलप कर रहे हैं या रैपिड टेक्निक्स हम जो ला रहे हैं इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, वो भी हमारा जो प्रिंसिपल्स है उसके अंदर इंक्लूड होता है. अब हमारी इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारे फूड को लेके. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे फूड के लिए. इसमें चाहे उसका रोल जो हमारे लिए डिज़ायरेबल हो या फिर अनडिज़ायरेबल हो, मतलब कि या तो वो हमारे लिए एक बेटर वे में काम कर रहे हो या फिर हमारे फूड को स्पॉइल कर रहे हो. तो दोनों ही तरीके से हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका एक इम्पॉर्टेंट या वाइटल रोल आप कह सकते हैं बहुत मतलब पाया जाता है. ठीक है, अब हमारे जो रोल हैं उनको हम कैटेगराइज कर चुके हैं, तो उन जो कैटेगरीज हैं उनके थ्रू हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे जो फूड है उस पर अफेक्ट पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. तो सबसे पहला आता है फूड बॉर्न डिजीज़. तो फूड बॉर्न डिजीज़ के अंदर जितने भी हमारे बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया, मोल्ड्स, वायरस, ठीक है, ये हमारे फूड को कंटेमिनेट करते हैं बहुत सारे स्टेजेस पे.
ठीक है, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक। तो जब हम इन फूड कंज्यूम करते हैं तो जब हमारा फूड स्पॉइल हो चुका होता है या कंटेमिनेट होता है तो उससे हमारी बॉडी को जो अफेक्ट पड़ता है वो जो डिजीज़ हमें होती है उसको हम क्या कहते हैं, फूड बॉर्न इलनेस कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कि जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं या हम जो फूड को स्टोर कर रहे हैं या जो हमारे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, मतलब टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, हमारी फूड हैबिट्स को भी चेंज किया जा रहा है, हम खुद भी जैसे कंज्यूम कर रहे हैं हमारा फूड, ठीक है, हमारी जैसे पूरी फूड हैबिट्स जो हैं वो बदलती जा रही हैं, तो उसके हिसाब से भी जो पैथोजेंस हो रहे हैं, हमारे जो नए पैथोजेंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फूड बॉर्न इलनेस के। ठीक है, जितनी भी हमारा एक तो इंटरनेशनली हमारा जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि फूड जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ना, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, कई बार जैसे स्टोरेज ऑफ फूड के टाइम पे हमारे कंटेमिनेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन के टाइम पे हो गया, कभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं पे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी हमारा बहुत ज़्यादा मतलब एक नए नए पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस होने का क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फूड स्पॉइलेज। तो फूड स्पॉइलेज क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारे जो फूड हम कंज्यूम करने वाले हैं वो कंजम्पशन के लिए ठीक ना हो, खाने के लिए वो ठीक ना हो, अनअक्सेप्टेबल हो, तो ऐसे फूड को हम क्या कहते हैं, फूड स्पॉइलेज कहते हैं। फूड स्पॉइलेज में हमारा टेस्ट में चेंज हो सकता है, स्मेल में चेंज हो सकता है, अपीयरेंस में, टेक्सचर में चेंज हो सकता है, और कई बार हमारे फूड में कोई चेंजेस नहीं आते कलर वाइज, टेक्सचर वाइज, अपीयरेंस वाइज, स्मेल वाइज, लेकिन कुछ एंजाइम्स हमारी, या फिर आप लगा लीजिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फूड के अंदर होते हैं, जो हमारी बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करते हैं। जब हम उसको इंटेक कर लेते हैं उस फूड का, चाहे उसका टेस्ट ना चेंज हुआ हो, चाहे उसकी स्मेल चेंज ना हुई हो, चाहे उसका टेक्सचर चेंज ना हुआ हो, लेकिन फिर भी कई बार वो फूड स्पॉइल हो जाता है, और अगर हम उसका इंटेक करते हैं तो हमें फूड बॉर्न इलनेस होती है। ठीक है, और फूड स्पॉइलेज जो है वो किया जाता है जब हमारे माइक्रोबियल एंजाइम्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो ग्रोथ है वो एक तरह से बढ़ जाती है, और वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल वे में हो कि हम चाह नहीं रहे इतनी ग्रोथ, तो जिस तरीके से वो ग्रोथ होती है उससे हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फूड बायो प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब थर्ड जो पॉइंट है हमारा। अब फूड बायो प्रोसेसिंग क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अपने फूड को फर्मेंट करते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस लाते हैं, और वो हमारा मतलब पॉसिबल हो पाता है किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही, है ना। जैसे हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, जो ये केक वगैरह बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, वो उसमें यीस्ट जो डलता है वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हम क्या है उस फूड को एक तरह से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो हमारे आगे जो फ्यूचर में भी हमारा जो ये इनटेक है हमारे जो फूड का, इस तरीके का जो कंजम्पशन है, बायो प्रोसेस जो फूड होता है हमारा, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंट करके कैसे भी, तो उस तरीके का जो फूड है वो आजकल बहुत ज़्यादा उसका मतलब एक तरह से कंजम्पशन बढ़ गया है, और वो फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल नेगेटिव वे में भी है, लेकिन उतना ही पॉजिटिव वे में भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसको हम फर्मेंट होने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्या आता है, फूड बायो प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ऐसे फूड कंजम्पशन की चीज़ें हैं या फूड को कंज्यूम करने की चीज़ें हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारा जो बैक्टीरिया लगा लीजिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा लीजिए, वो लिविंग स्टेट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है आफ्टर कंजम्पशन। तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स जो हैं वो एक हेल्दी और बेनिफिशियरी माने गए हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उसके अंदर हमारा लिविंग सेल्स हैं बैक्टीरिया के या लिविंग सेल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उससे हमारा मतलब ये नहीं कि वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली ही इफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया का जो रोल है हमारी बॉडी में कई बार हेल्थ मतलब एक तरह से बेनिफिशियल भी रहा है हमारी हेल्थ को लेके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोबायोटिक्स जो कि हमारे लिविंग सेल ऑफ बैक्टीरिया जिसके अंदर होता है, उस फूड को कंज्यूम करने से हमें हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसलिए हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिवली भी अच्छे। अब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड में एज एन एडिटिव भी यूज़ किए जाते हैं, फूड एडिटिव्स। तो माइक्रोबियल एंजाइम्स जो है वो हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उसमें फूड एडिटिव्स की तरह भी ऐड किए जाते हैं, और उसमें क्या होता है हमारा जो फूड है उसकी मतलब टेस्ट को लगा लीजिए आप, या एक तरह से उसके अंदर उसका जो कलर है उसको चेंज करने के लिए, उसके फ्लेवर को चेंज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हमारे फूड को, तो इस तरीके से भी हम एडिटिव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका मतलब शेल्फ लाइफ जो बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ के लिए हम एडिटिव्स यूज़ करते हैं, और उसमें हमारे माइक्रोबियल एंजाइम्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एडिटिव्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसमें हमने बहुत देखा है कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज एन एडिटिव। ठीक है, उसके बाद आता है फूड बायो प्रिजर्वेशन, कि किसी भी हम
जैसे किसी सब्सटेंस को या किसी फूड को रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए भी हम क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई बार बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे एंटी माइक्रोबियल मेटाबॉलिक्स जो होते हैं हमारी चीज़ें, जैसे कि हम एसिटिक या प्रोपानाइट या लैक्टिक एसिड जो होते हैं उनके अंदर हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड के हमारे लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, तो हमारे इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे लिए डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फूड बायो प्रिजर्वेशन भी एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे फूड को प्रिपेयर करने का, और उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जिनको हम डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो हमारे फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब हमारा आता है कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए एक मतलब कीन ऑफ इंटरेस्ट हो, कि हमें उसमें इंटरेस्ट हो, और सब इक्वली इंटरेस्टेड मतलब नहीं है। सब में हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो सब में इक्वली इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि हर किसी का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है हमारे जो फूड के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जो एक तरह से यूज़ किया जाता है जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी फूड हैबिट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो है हमारा बैक्टीरिया। जो लिस्ट में टॉप पे आता है वो होता है बैक्टीरिया। उसके बाद मोल्ड, यीस्ट जो है उनको भी एक तरह से कंसिडरेबली इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद वायरस वगैरह हमारे जो आते हैं वो बहुत कम बेसिस पे हमारे एक तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब रीज़न क्या है, हमारा जो बैक्टीरिया है उसको एक तरह से बहुत मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट रखने का जो रीज़न है वो ये है कि ये हमारा जो इसकी ग्रोथ है, ठीक है, इसकी जो फूड न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने की जो एबिलिटी है, उसके बाद इसका जो टेम्परेचर की जो रेंज है कि ये किस तरीके से ग्रो करता है टेम्परेचर में, उसके बाद इसका जो पीएच है, वाटर के अंदर इसकी एक्टिविटी कैसी है, ठीक है, उसके बाद इसका जो सर्वाइवल है एडवर्स कंडीशंस में भी। तो इसकी वजह से हमारा जो बैक्टीरिया है वो एक तरह से एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके या टॉप ऑफ द लिस्ट माना जाता है। ठीक है, यीस्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे जो मतलब एक तरह से कई बार ये स्पॉइल भी करता है फूड को, कई बार फर्मेंट करने में भी हेल्प करता है, तो यीस्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा मोल्ड्स जो है, मोल्ड्स भी सेम एज यीस्ट होता है हमारा, तो जैसे ब्रेड वगैरह में पाया जाता है। तो वही हमारा क्या है कि ये ऐसी कंडीशंस में ग्रो कर जाता है कई बार जहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे लो पीएच वगैरह में। तो इस वजह से हमारा जो मोल्ड है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ और एल्गी जो है हमारे, उनका बहुत मिनिमम एक तरह से रोल होता है, इम्पैक्ट होता है हमारे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या कंजम्पशन ऑफ फूड पे, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिवली इनको माना जाता है, क्योंकि ये एक तरह से फूड बॉर्न इलनेस क्रिएट करते हैं। इससे हमें इनको फूड बॉर्न पैथोजेंस की तरह हम मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए। इसलिए हमारा जो प्रोटोजोआ और एल्गी है उसको बैक्टीरिया या फिर आप यीस्ट जैसी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, या फिर आप लगा लीजिए कि इनको बहुत कम ही हमारे फूड के अंदर ये ना ही हो, तो ही मतलब इनका जो मिनिमम इम्पैक्ट है वही रहे हमारे फूड के ऊपर। ठीक है, ये जो चार्ट है इसके अंदर यही बताया गया है कि बैक्टीरिया, फूड बॉर्न डिजीज, फूड स्पॉयलेज, फूड फर्मेंटेशन, ये सब बताया गया है बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, वायरसेस सबके लिए। अब इसमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल जो हैं वो हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनसे हमारी फूड बॉर्न इलनेस होती है। ठीक है, जैसे हमारे वायरसेस हैं वो चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, बैक्टीरिया है, न्यूमोनिया, बैक्टीरियल डायजेंट्री, डायपथेरिया। ठीक है, ये सारे मतलब आप ये पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ मिलेगी, तो इसमें बस नाम मेंशन किए गए हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल कैसे होते हैं, एक तो वो हमारी जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, और दूसरा वो एनवायरनमेंट में जब प्रेजेंट होते हैं तो उससे जैसे डिकम्पोजिशन होना या फिर हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो रहा है, तो वो जो एक तरह से हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें हमारे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर उनका पॉजिटिवली इफेक्ट हो। जैसे आप जो कर्ड वगैरह खाते हैं, योगर्ट खाते हैं, तो वो सब जो बनता है उसके लिए लैक्टोबैसिलस की यूज होता है हमारा। तो जो हमारा एक तरह से जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, जैसे जब मीट जो होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है तो उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिए एक हेल्पफुल होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, जिसकी वजह से हम जब उनका इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, दूसरा एक तरह से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं नेचर के अंदर उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, और जो डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए भी हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो इसलिए भी हमारे लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब आते हैं हमारे फूड बॉर्न पैथोजेंस। तो फूड बॉर्न पैथोजेंस जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि फूड बॉर्न इलनेस को क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है,
फूड बॉर्न पैथोजेंस जो हैं वो जनरली इस टेम्परेचर के बीच में 41 टू 135 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में या 5 टू 57 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक तरह से एक्टिव होते हैं, ग्रो करते हैं। उनके लिए जो एक तरह से जिसमें वो बेस्ट ग्रोथ होती है उनकी, वो जनरली होता है 21 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जिसमें वो बेस्ट वे में एक तरह से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ पैथोजेंस है जो फूड बॉर्न इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो बहुत कॉमन है फूड बॉर्न डिजीज़ के लिए। कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और जिसके और हीट रेजिस्टेंस होते हैं, हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कई सारे हमारे जो हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है और उसको खाने से हमें फूड बॉर्न इलनेस होती है। हमारा जो एक ही तरीका है जो हम एक तरह से फूड बॉर्न जो इलनेस है उसको एक तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और इस जो बैक्टीरिया है उसको किल कर सकते हैं, कि हमारा जो फूड है वो जनरली 165 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कुक किया जाए जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। दूसरा रीज़न क्या होता है हमारा जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इस इशू को। दूसरा है हमारा कि हम बहुत एसिडिक जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर उस फूड को रखें, जैसे कि पिकल जूस डाल दें। पिकल जूस डालने से क्योंकि वो बहुत एसिडिक होता है तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारा वायरस से। वायरस से जो हमें फूड बॉर्न इलनेस होती है, मतलब जनरली जो केसेस पाए जाते हैं 1/3 ऑफ द केसेस किससे होते हैं, वायरस से जो हमारी डिजीज़ हो रही होती है। जैसे जो फूड पॉइजनिंग है हमारी, वो एक मतलब कॉमन सा एक वो पाया जाता है कि फूड पॉइजनिंग होती है लोगों को, जनरली फूड बॉर्न जो इलनेस होती है उसमें फूड पॉइजनिंग के जो केसेस हैं वो मतलब मैक्सिमम केसेस वही होते हैं। और डेवलप कंट्रीज में देखा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारे मतलब लोग अफेक्ट होते हैं। तो जो ये फूड बॉर्न इन्फेक्शन है ये जनरली 1 to 3 डेज ऑफ कंजप्शन में देखा जाता है। और जो फूड बॉर्न वायरसेस हैं जो कि जनरली जाने जाते हैं, कॉमनली जाने जाते हैं, वो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, नोरो वायरस, रोटा वायरस। ठीक है, तो वायरस जो इन्फेक्शन है वो जनरली हमारा जो फूड पॉइजनिंग होती है वो कॉज की जाती है वायरस के थ्रू। ठीक है, तो इससे हमारा क्या फूड बॉर्न इलनेस क्रिएट होती है वायरस से। उसके बाद थर्ड आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक हमारे क्या है, जूनोटिक इन नेचर, मतलब क्या है जनरली ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बैक्टीरिया और वायरस के जैसे ही होते हैं। और बहुत सारे जो फूड पैरासाइट्स हैं वो जनरली ये हैं, जैसे निमाटोड, प्रोटोजोआ, प्लेटीहेलमिन्थस, ये सारे जो हैं हमारे ये पैरासाइटिक जो हमें फूड बॉर्न इलनेस जो मिलती है वो इनसे मिलती है। और इनके जो सिम्टम्स हैं वो एकदम जनरली सेम ही होते हैं, वही मतलब स्टमक पेन होना, क्रैम्प्स होना, मतलब एलर्जी हो जाना, वो सारे सिम्टम्स वही होते हैं फूड बॉर्न इलनेस से जो होते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल टॉक्सिन्स। तो नेचुरल टॉक्सिन जो होते हैं ये ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे आपने देखा भी होगा जो एल्गी जो जम जाती है, ग्रीन ग्रीन जो काई जम जाती है उसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो वो जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रह रहा होता है उसके लिए वो टॉक्सिक नहीं है। लेकिन जब अगर हम उसके अंदर जो फिशेस वगैरह रह रही हैं अगर हम उसका इंटेक करते हैं तो वो शायद ह्यूमन जो बॉडी उसको कंज्यूम करे उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो नेचुरल टॉक्सिन जो होते हैं वो जनरली ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हैं उनको वो हार्म कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई क्रिएचर अगर हम उसको खा रहे हैं, ठीक है, कोई उसका इंटेक कर रहे हैं, तो उससे उसका जो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा वो ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, जैसे फिश है, अगर वो किसी पॉन्ड में या किसी जगह पे रह रही है और वहाँ पे हमारा एल्गी है जो एक जो काई जम जाती है, अगर वो है तो उससे क्या है कि उससे उस फिश को तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसका कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी उसको कंज्यूम कर रही है तो वो उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, और कुछ कॉमन हमारे नेचुरल टॉक्सिन्स हैं जो वो दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे लैक्टिन्स है, हमारा फ्यूरोकोमराइन्स है, ये सारे है ना, बायोटॉक्सिन्स है, एक्वेटिक बायोटॉक्सिन्स। तो ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल टॉक्सिन्स होते हैं, कॉमन नेचुरल टॉक्सिन्स, जो कि हमारी जो बॉडी है उसको रिस्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।